ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी संवारने को ज़िंदगी पड़ी है। ओ लम्हा संवार लो, ओ लम्हा संवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। सार्थक अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्वान साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज आपको हिंदी व्याकरण के 30 मोस्ट प्रश्नों की एक श्रृंखला है। इन 30 प्रश्नों का आप देखिएगा कि 30 प्रश्न आपके परीक्षा में ये हमेशा काम किए हैं। वो चाहे आप टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे सुपर टेट हो या टेट हो, या पुलिस हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, आदि में ग्रामर का एक अहम भूमिका होती है। तो इसके बारे में देखते हैं साथियों कि प्रश्न नंबर 1 हमारा आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। तो आप बताइएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। क्या होगी साथियों? देवनागरी लिपि होगी। विकल्प नंबर ए राइट होगा। चलिए साथियों, इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई क्या है? विकल्प हमारा है वर्ण है, ध्वनि है, लिपि है, ये सभी है। तो भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, कि भाषा की सबसे छोटी जो श्रव्य इकाई है वो क्या है? वो ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि होगी। विकल्प नंबर 2 राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा है, शब्द है, वर्ण है, संकेत है। तो आप जानते हैं कि जब हम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और हम उनकी भाषा या वो हमारी भाषा को समझते हैं या सुनते हैं, तो उसका एक माध्यम होता है क्या? भाषा। भाषा के ही द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। क्या होगा? भाषा होगा। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। विकल्प नंबर बी 49 होते हैं। विकल्प नंबर सी 44 होते हैं। विकल्प नंबर डी 52 होते हैं। तो आप बताइएगा कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। क्या होगा? विकल्प नंबर डी। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। यदि आपसे एक सवाल और पूछा जाए कि देवनागरी लिपि या लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं कुल, तब भी आपको कितना बनाना साथियों बताना है? 52 ही बताना है। कितना बताना है? 52 ही बताना है। चलिएगा प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण नहीं है। विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं। ए है ठा, बी है डा, सी है ता और डी है फा। तो आप बताइए महाप्राण होते क्या? पहले आप इसको जानिएगा, महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण का शाब्दिक अर्थ क्या होता साथियों? तो देखिएगा, महा का मतलब होता अधिक, प्राण का मतलब होता वायु। अर्थात जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए कंठ तालु जिह्वा से अधिक मात्रा में वायु को बाहर प्रकट करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा और साथ में जो हमारे वर्ण अंतस्थ हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि महाप्राण वर्ण नहीं है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा साथियों? आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो देखिएगा, 5 नंबर का राइट आंसर होगा सी, ता। क्या होगा? ता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ता होगा। चलते हैं, अघोष वर्णों की संख्या है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 30 है, 14 है, 31 है, 13 है। अघोष वर्णों की संख्या कितनी साथियों? आप बताएं कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं। पहले अघोष के बारे में जान लीजिएगा। ना घोषम इति अघोषा, ना घोषम इति अघोषा, अर्थात जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए हमारे कंठ, ताल, जिह्वा आदि में कंपन न हो, अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि न उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? अघोष बोलते हैं। तो इनकी संख्या पूछी गई है, इनकी संख्या पूछी गई है आपसे प्रश्न नंबर 6 की।
तो इनकी संख्या कितनी है? 13 होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? विकल्प नंबर डी। क्या होगा? विकल्प नंबर डी होगा। चलिएगा, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में काकल्य ध्वनि है। निम्नलिखित में काकल्य ध्वनि है। तो विकल्प नंबर 1 का है, विकल्प नंबर बी टा है, विकल्प नंबर सी चा है और विकल्प नंबर डी हा है। तो आप बताएं काकल्य ध्वनियाँ क्या हैं? काकल का मतलब ही समझिए, ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करने के लिए कंठ तालु जिह्वा में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम काकल ध्वनियाँ कहते हैं। वैसे आप जानते भी हैं कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनको भी उच्चारण करने के लिए हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ काकल्य का मतलब होता है कड़वी लगना। क्या लगना? कड़वी लगना। वह बोली किसी को पसंद नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनियाँ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी हा। क्या होगा? विकल्प नंबर डी हा होगा। अब प्रश्न नंबर आपके सामने 8वां हमारा होगा कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं आपको बताना है कि 7 हैं कि 5 हैं कि 4 हैं कि 2 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं आप इसको बताइएगा। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं इसे भी बताइए। इन्हीं को कभी कभी आगत के नाम से जाना जाता है। यह जब नुक्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? इनकी राइट संख्या 2। डा और ढा ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में संपृक्त व्यंजन की पहचान करें। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी आपके सामने जब वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा था निम्नलिखित में से संपृक्त ध्वनियाँ क्या हैं या संपृक्त व्यंजन क्या हैं। तो देखिएगा, जब दो व्यंजन के साथ, जब किसी एक व्यंजन के साथ क्या होता है? 2 व्यंजन संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संपृक्त बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? क्षत्रिय होगा कि घनिष्ठ में होगा कि दिल्ली में होगा कि सड़क में होगा? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर साथियों क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 9 का बी घनिष्ठ है। क्या है? 9 का बी घनिष्ठ है। तो चलिएगा, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि छा वर्ण का निर्माण हुआ है। छा वर्ण का निर्माण हुआ है। विकल्प नंबर 1 है चा धन खट्टी शा से, विकल्प नंबर बी है का धन खट्टी शा से, विकल्प नंबर सी सा है आपका का धन तालब शा से, विकल्प नंबर डी है जा धन इंगा से। तो आप हमको बताएं उचित कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 10 का उत्तर राइट क्या होगा आप बताएं। 10 का राइट आंसर क्या होगा? का धन खट्टी शा के योग से छा का वर्ण का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? छा का निर्माण हुआ है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कितने हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है साथियों। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं कि 7 हैं? अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं कि 7 हैं? तो आप जानते हैं अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अंतःकरण के माध्यम से वायु के साथ बाहर प्रकट करना पड़ता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ ध्वनियाँ बोलते हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण में हमारे कंठ तालु जिह्वा में किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए इनका नाम साथियों क्या पड़ा है? अंतस्थ वर्ण पड़ा है। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या आप बताएं कितनी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी 4 या रा ला व। यही 4 ध्वनियाँ अंतस्थ हैं। अगला सवाल देखते हैं साथियों। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का देखिएगा कि निम्नलिखित में से या अधोलिखित में से स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है। आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो का से लेकर के म तक की जो संख्या होती है वह क्या होती है? स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आती है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है इसमें स्पर्श व्यंजन है, कौन सा है जो वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आता है? विकल्प नंबर 4 आपके सामने है, या है, झा है, तालब शाह है, ज्ञा है। तो आप बताएं 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर बी
झा होगा। क्या है? झा होगा। राइट आंसर क्या है? झा होगा। तो चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो है 13 नंबर है। सवाल कह रहा है कि इंगा का उच्चारण स्थान क्या है? इंगा का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो 13 नंबर जो सवाल आपको बता रहा है कि इंगा का उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि इंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप बताएंगे तालु है, नासिक है, ताल और नासिक दोनों है, कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का अंतिम वर्ण जो होता है नासिका से बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर 2। क्या होगा साथियों? विकल्प नंबर 2 होगा नासिका। विकल्प नंबर 2 होगा क्या? नासिका होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्णमाला है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि वर्णमाला है। विकल्प 1 है वर्णों का समूह है, विकल्प 2 है वर्णों का सार्थक समूह है, और विकल्प सी आपके सामने है वर्णों का निरर्थक समूह है, और विकल्प डी आपका है वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला है? यह भी प्रश्न पूछा गया है अभी यूपी दरोगा की वैकेंसी में पूछा गया कि वर्णमाला है, वर्णमाला है, यह प्रश्न पूछा गया अभी दरोगा में, हाल ही पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो 14 नंबर का उत्तर क्या होगा साथियों कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, वर्णमाला बोलते हैं। किसी भी ध्वनि को जब हम व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित करते हैं, उसी व्यवस्था क्रम समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 15 होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताइएगा ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है या पद है। 4 विकल्प आप सामने दिए गए हैं, आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है साथियों। तो 15 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वर्ण है। क्या है? 15 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ण है। चलिएगा साथियों, इसी क्रम में देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? यह सवाल भी पूछा जा चुका है साथियों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है, 9 है, 11 है, 13 है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इसी भी प्रश्न पर घुमा के पूछ ले कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी आप कितना बताएंगे साथियों? तब भी कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको लेखन के आधार पूछ लेगा, किसके आधार पर? जब आपको लेखन के आधार पर पूछेगा साथियों, लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है साथियों? 13। यदि लेखन के आधार पर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, या देवनागरी लिपि के आधार पर पूछा जाए, तो आप कितना बताएंगे? 13 बताएंगे। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? इसके बारे में देखते हैं कि व्यंजन बोलते हैं, कि स्वर बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, विकल्प नंबर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी बोलते हैं। आपको बताइए सही क्या उसका राइट आंसर होगा? इसका उचित उत्तर क्या हो सकता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं बोलते पड़ती है या आवश्यकता नहीं लगती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? स्वर होगा। राइट आंसर इसका होगा विकल्प बी। चलिए साथियों, इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है। अब आप जानते हैं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है। तो आपको पता होगा अनुस्वार और विसर्ग 2 हैं, इन्हीं को अयोगवाह कहा गया है। तो उसमें एक सवाल पूछा गया, एक वर्ण का उत्तर पूछा गया कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 आपको उचित आंसर बताना है। तो इसका उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है? कंठ होता है। आपको एक सूत्र पता होगा, अकुह विसर्जन नाम कंठा। अकुह विसर्जन नाम कंठा, अर्थात छोटा आ बड़ा और अनुस्वार साथ में हा और कवर का संपूर्ण का, खा, गा, घा, इंगा आदि का उच्चारण स्थान साथियों क्या बताया गया है? आदि का उच्चारण स्थान क्या बताया गया है? कंठ बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। चलिए साथियों, अब 19 नंबर सवाल देखते हैं कि 19 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब होता है साथियों
कि जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए हमारे कंठताल जिह्वा में केवल एक मात्रा का समय लगता है या एक मात्रा का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हुआ है? बड़ा ऊ है, औ है, री है कि दीर्घ ई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 को देखिएगा तो री। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि हिंदी में किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है, तो यह केवल री ही है साथियों। री ऐसा स्वर है इसका दीर्घ नहीं होता है। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। हिंदी में द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? विकल्प है 8, बी है 4, सी है 7, डी है 9। तो आप जानते हैं द्विमात्रिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करने के लिए कंठ ताल जिह्वा को एक से अधिक अर्थात द्विमात्रा का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं साथियों। तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इनकी संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर इसका है साथियों 7। क्या है? 7 है। इसी क्रम में हम साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 21। ए की संरचना है। ए की संरचना है। ए की संरचना है कि ए की संरचना कह लीजिए या ए की उत्पत्ति कैसी हुई, इसका संयोग किन किन वर्णों के योग से हुआ है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जा चुके हैं साथियों। तो देखिए विकल्प है आ धन ए होगा, आ धन ई होगा, आ धन ऊ होगा, आ धन ओ होगा। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों कि ए का जो निर्माण हुआ है साथियों किसके योग से हुआ है? तो आ धन ए के योग से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी होगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि अग्र स्वर है, छोटी ई है, बड़ी ई है, बड़ा आ है, बड़ा ऊ है। अब आप हमको बताएं कि अग्र स्वर क्या है। इसमें अग्र स्वर किसे कहते हैं? जो जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित होते हैं साथियों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्र स्वर है। तो 22 का राइट आंसर होगा ई। क्या होगा? ह्रस्व ई, विकल्प नंबर ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं साथियों। 23 क्या कह रहा है? वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कितने हैं? वृत्ताकार का मतलब होता है ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करने के लिए हमारा मुख क्या होता है, कंठ क्या होता है, वो गोलाकार हो जाता है। ऐसे स्वर को कितने संख्या बताई नहीं है आपको, कितनी संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो आप बताइएगा कि इनका कितनी संख्या 3 है, 4 है, 5 है कि 7 है? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आप बताएं साथियों। तो इनकी संख्या कौन सी होती है साथियों? 4 बताई गई है। कितनी बताई गई साथियों? इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या कितनी बताई गई साथियों? 24 का देखिएगा, आपको बताइए वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी बताई गई सर? 23 नंबर का देखिएगा तो इनकी संख्या कितनी बताई गई? 4 बताइए। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं साथियों, अगला सवाल हमारा है 24 नंबर। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण है? अल्प प्राण वर्ण है। तो आप जानते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण मतलब अल्प माने थोड़ा, प्राण मतलब वायु, अर्थात जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए हमारे कंठताल जिह्वा में थोड़ा वायु मुख के माध्यम से बाहर प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में सभी अंतस्थ ध्वनियाँ और सभी स्वर हमारे क्या होते हैं साथियों? अल्प प्राण होते हैं। तो आपको पहचाना इसमें कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। तो 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा साथियों। विकल्प नंबर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी, वाह। क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। अगला है सवाल 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण नहीं है। आपको बताना है कि सघोष वर्ण नहीं है। शा है, या है, रा है, वाह है। सघोष वर्ण को आपको पहचानना कि इसमें नहीं है। कौन से ऐसा वर्ण है जो सघोष की श्रेणी में नहीं आता है साथियों? आपको 25 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो देखिएगा आपका 25 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अभी इस प्रश्न के बारे में चर्चा मैं किया था, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा आपसे। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण नहीं है, तो आप इसका उत्तर क्या होगा साथियों? आप बताइएगा इसका राइट उत्तर क्या हो सकता है। 25 नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिएगा शा क्या है? शा हमारा क्या है?
यह सघोष वर्ण नहीं है। क्या है? यह सघोष वर्ण नहीं है। इसी क्रम में साथियों देखते हैं 26 नंबर, अनुनासिक वर्ण है जो डॉट डॉट आगे भरना है। ये ऐसे प्रश्न आपको लेखपाल, यूपीपी, कभी कभी आपके हायर में भी पूछा जाता है। इन प्रश्नों की क्रम में ऐसे पूछता है, डॉट डॉट करके उसके आगे भरना होता है। केवल मुख से उच्चित होते हैं, केवल नासिका से उच्चित होते हैं, मुख व नासिका दोनों से उच्चित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अनुनासिक वर्ण हैं जो मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होते हैं। विकल्प नंबर सी द राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट हो जाएगा साथियों। इसी क्रम में देखते हैं साथियों 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दंत से उच्चरित होने वाला वर्ण है। दंत से उच्चरित होने वाला वर्ण है। दांत मतलब दंत से, दांत के माध्यम से, जो दांत के सहारे से ध्वनियाँ बोली जाती हैं, वह वर्ण कौन सा है? का है, पा है, ला है, मा है। तो 27 का आप उचित आंसर देने का काम करें साथियों। 27 का तो आपको जानते हैं कि लितु लसा नाम दंता, इसका एक सूत्र है। लिसु लता नाम दंता है, इसका एक सूत्र है, आप जानते हैं। तो इसमें ला क्या है? दंत वर्ण से बोला जाता है। विकल्प नंबर सी या राइट हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से ताड़न जात वर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से ताड़न जात वर्ण है। ताड़न जात का मतलब होता है कि जिन वर्णों में मात्रा बिंदी के आधार पर लिखा जाता है और कितने प्रकार की बिंदी लगाती हैं। जब आपको ऑनलाइन क्लास होगी और आपको बोर्ड पर पढ़ाते मिलेंगे तब आपको बताएंगे ताड़न जात वर्ण कौन कौन से होते हैं, ताड़न क्या, इनका नाम किस आधार पर पड़ा है, अगर ताड़न कहा गया है तो यह आधार क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मैं दूंगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? निम्नलिखित में से ताड़न वर्ण कौन सा है? 28 नंबर प्रश्न का देखिए, ला है, डा है, रा है और धा है। तो आप 28 नंबर सवाल का उत्तर बताएं कि क्या होगा? ढा है। जो आपके दो व्यंजन हैं डा और ढा, इनके अंदर अगर बिंदी लगा दी जाती है, नुक्ता वाली बिंदी लगा दी जाती है, इन्हें हम ताड़न जात वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं साथियों? ताड़न जात वर्ण बोलते हैं। अब देखिएगा 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? लंबा में, त्रिशूल में, पढ़ना में, बच्चा में। द्वित का मतलब होता है साथी एक ही व्यंजन वर्ण जब दो बार प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? द्वित व्यंजन बोलते हैं। तो आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, उत्तर भी जान गए होंगे। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? 29 नंबर सवाल का देखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? डी, बच्चा में। क्योंकि यह चा दो है, दो बार आया है, इसलिए इसे द्वित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर सवाल देखते हैं साथियों कि त्रा वर्ण का निर्माण हुआ है। किन किन ध्वनियों के योग से त्रा वर्ण का निर्माण हुआ? ता धन रा धन आ के, जा धन या धन आ के, का धन शा धन आ के, चा धन शा धन आ के योग से हुए हैं। तो आप जानते हैं त्रा का निर्माण कैसे होता है। संस्कृत की दृष्टि देखते हैं या हिंदी की दृष्टि देखते हैं। अगर हम संस्कृत की दृष्टि से इसको देखते हैं तत्सम की श्रेणी में आता है। तो आपको पता हो गया होगा कि ता का जो त्रा आपका है, इसका निर्माण किन किन ध्वनियों के योग से हुआ है। तो आप जानते हैं ता धन रा, और जब रा के नीचे हलंत लग गया तो वह क्या हो गया? स्वर रहित हो गया, इसमें स्वर निकल गया, तो बचा क्या? उसमें आ बचता है, तो धन आ के योग से बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? इसका राइट आंसर होगा विकल्प का 30 का ए। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इन 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आपने जो देखा वह आपको महत्वपूर्ण भूमिका भी मिली, महत्वपूर्ण तथ्य भी मिले और इन प्रश्नों की व्याख्या भी आपको दी गई है। और इस क्लास को आप इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चे बैठे हैं, जो इलाहाबाद मान में असमर्थ हैं, उनके लिए क्लास होगी। कम से कम वो पढ़ें, वो भी एक जज्बा पैदा करें, पढ़ करके वो किसी भी कंपटीशन में भाग लेने का काम करें साथियों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंदी, जय हिंद।